हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव कुमार दुबे है और आज हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एक संवैधानिक अधिकारी अर्थात भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में, जिसे अंग्रेजी में CAG कैग अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सामान्य अर्थों में अगर मैं आपसे बताऊं तो देश का सबसे बड़ा CA अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यही सरकारी पर्स की देखरेख करता है। तो चलिए शुरू करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधानों की चर्चा। सबसे पहली बात बच्चों, हम लोग यहां पर यह देखेंगे कि भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद अस्तित्व में कब से आया। तो ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के भाग 5 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान वर्णित किए गए। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से लगाकर 151 तक सारे के सारे प्रावधान CAG के संबंध में ही दिए गए। भारत में 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में लॉर्ड कैनिंग द्वारा महालेखाकार पद का सृजन किया गया। जी हां बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्रों कलकत्ता, बंबई और मद्रास, यहां पर महालेखाकार पद का सृजन किया गया और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इस महालेखाकार के पद को एक नया नाम मिला जो कहलाया महालेखा परीक्षक। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में महालेखा परीक्षक को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये नाम से पुकारा गया। तो यहां पर आपको यह तथ्य ध्यान रखना होगा कि भारत में 1857 में पहली बार अकाउंट्स की ऑडिटिंग के संबंध में एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसका श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता। बात करते हैं आगे। ध्यान दीजिए बच्चों, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से इस महालेखा परीक्षक को संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान स्तर और उसी के समान सुरक्षा प्रदान की गई। मतलब भारत में जो फेडरल कोर्ट्स थे, उन फेडरल कोर्ट के जजेस वाला स्टेटस और उन फेडरल कोर्ट के जजेस वाली सिक्योरिटी भारत में महालेखा परीक्षक को भी प्रदान की गई और ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा हुआ। मैंने आपसे बताया बच्चों कि 1947 के बाद मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहा गया। तो यहां पर ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है। नियंत्रक का अर्थ है जितना भी सरकारी व्यय है उस पर निगरानी रखने वाला, ये देखने वाला कि कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं हो रहा जिस उद्देश्य के लिए वह प्रदान किया गया, और इसलिए यहां पर इसे नियंत्रक कहा जाता है। परीक्षक का अर्थ होता है कि सभी सरकारी विभागों को जो बजट प्रदान किया गया है उसका ऑडिट करना, मतलब ये देखना कि ये बजट प्रॉपर वे में यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इन दोनों कार्यों को करने के कारण ही भारत में इसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों के आधार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नाम दिया गया और यह नाम उसे 1947 के बाद दिया गया। तो ये बच्चों प्रारंभिक हमने चर्चा करी CAG के संबंध। चलिए अब देखते हैं CAG की संरचना कि क्या ये बहुसदस्यीय निकाय है या एक सदस्य निकाय। तो अगर हम यहां पर देखें तो अनुच्छेद 148 के अनुसार हमें यह पता चलता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक एकल सदस्य संस्था, मतलब ये बहुसदस्यीय नहीं है, ये एकल सदस्य। लेकिन इसकी हेल्प करने के लिए भारत में कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है जो कि CAG की हेल्प करते हैं और यह CAG भारत के महालेखा विभाग यानी ऑडिटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है उसे यह माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, भारत में CAG एकल सदस्य संस्था है, इसको महालेखा विभाग का प्रमुख माना जाता है और इसकी सहायता के लिए यहां पर कई अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। साथ ही साथ बच्चों, भारत के कई राज्यों में अकाउंट्स की ऑडिटिंग के लिए एक अकाउंटेंट जनरल नामक अधिकारी की नियुक्ति भी की जाती है। हालांकि यह अकाउंटेंट जनरल राज्यों में होता है, परंतु यह भारत के CAG अर्थात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन और उसी के कंट्रोल में माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, 2 शब्द हमने यहां पर कहे, सेंट्रल में यहां पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है और राज्यों में अकाउंटेंट जनरल है जो कि इस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन ही कार्य करता है। और भारत में 16 नवंबर 1860 को CAG यहां पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नाम जिसे आजादी के बाद मिला उस पद का गठन किया गया। तो अभी हमने देखा था कि 1857 में 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महालेखाकार पद का सृजन किया गया था और यह सृजन 1860 में 16 नवंबर के दिन हुआ था। तो यही है संरचना CAG के संबंध में।
अब चर्चा करते हैं बच्चों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, उनके कार्यकाल और उनकी पदमुक्ति के संबंध में प्रावधान। तो बात अगर सीएजी की नियुक्ति के संबंध में की जाए तो भारत में सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी हां, राष्ट्रपति ही भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करता है। और अगर यहां पर शपथ की बात की जाए तो सीएजी को अपने पद की शपथ भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई जाती है। और यह शपथ किस प्रारूप के अनुसार होगी? यह शपथ भारतीय संविधान की 3री अनुसूची के प्रारूप के अनुसार होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान में जितने भी संवैधानिक अधिकारी हैं उन सभी की शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में ही वर्णित किया गया। नेक्स्ट सेक्शन में बच्चों यहां पर ये देखेंगे कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्व हो तब तक के लिए होगा। और अगर सीएजी को अपना त्याग पत्र सौंपना हो तो वो लिखित रूप में अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो यहां पर हमने देखा सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई, उन्हें शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई गई, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्व हो तब तक होगा। और सीएजी को अपना त्याग पत्र यदि सौंपना है तो वह अपना त्याग पत्र लिखित रूप में भारत के राष्ट्रपति को सौंपेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगले तथ्य में बच्चों यहां पर चर्चा की जा रही है उनके निष्कासन अर्थात पदमुक्ति के संबंध। ध्यान दीजिएगा, जनरली हम लोग किसी भी आयोग में इस प्रकार के प्रावधान पढ़ते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि आयोग के अध्यक्ष को और सदस्यों को राष्ट्रपति या केंद्र सरकार द्वारा अपने पद से हटाया जाएगा। लेकिन सीएजी के संबंध में प्रावधान थोड़े से अलग। सीएजी के संबंध में यहां पर यह वर्णित किया गया है कि सीएजी को अपने पद से हटाने के आधार और अपने पद से हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के संबंध में प्रदान की गई। मतलब आर्टिकल नंबर 124 की जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रिमूवल के लिए बताई गई है, उसी प्रक्रिया के आधार पर उन्हीं ग्राउंड्स पर सीएजी को भी अपने पद से हटाया जाएगा। अतः यह कहा जा सकता है कि सीएजी को अपने पद से संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर हटाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के संबंध में हमने देखा था कि प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रारंभ हो सकती है। अगर लोकसभा में प्रारंभ हुई तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए ऐसे प्रस्ताव पर, और अगर प्रक्रिया राज्यसभा में प्रारंभ हुई तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए ऐसे प्रस्ताव। उसके बाद यह प्रस्ताव स्पीकर या राज्यसभा की दशा में सभापति को प्रस्तुत किया जाएगा। वे चाहे तो इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद यदि उन्होंने स्वीकार किया तो लोकसभा की दशा में स्पीकर और राज्यसभा की दशा में जो राज्यसभा का सभापति है वो एक 3 सदस्यों वाली समिति का गठन करेगा। उस समिति में होंगे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और इसके अलावा स्पीकर या सभापति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद। इन 3 सदस्यों वाली समिति का गठन इसलिए किया है ताकि वह उन आरोपों की जांच कर सके जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर लगाया गया। आरोपों की जांच के बाद यह अपनी रिपोर्ट अगर लोकसभा में गठन हुआ तो लोकसभा को, राज्यसभा में हुआ तो राज्यसभा को सौंपेंगे। उसके बाद वहां पर विशेष बहुमत से पास होने के बाद यह दूसरे हाउस में जाएगा। दूसरे हाउस से भी विशेष बहुमत से पास होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और राष्ट्रपति जब इस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करेंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया सीएजी के मामले में भी फॉलो की जाएगी। तो बच्चों अगर यहां पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अपने पद से किसके द्वारा हटाया जाता है, तो जवाब होगा राष्ट्रपति द्वारा संसद के पारित प्रस्ताव पर। तो यहां पर सीएजी के संबंध में सारी की सारी शक्ति हमें देखने को मिल रही है कि राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति ही नियुक्ति कर रहे हैं, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र दिया जा रहा है, शपथ भी राष्ट्रपति ही दिला रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें पद से संसद के पारित प्रस्ताव पर भी राष्ट्रपति ही हटाएंगे। बच्चों अब बात करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों के संबंध। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से सीएजी को अपने पद से हटाने के आधार और अपने पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट वाली है, बिल्कुल उसी प्रकार से सीएजी के वेतन भत्ते भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होंगे।
और अगर हम सीएजी के वेतन भत्तों संबंधी प्रावधान को संविधान में देखें तो संविधान की दूसरी अनुसूची का पार्ट ई मतलब 5वां भाग जो है वो सीएजी के वेतन भत्तों के संबंध में बात करता है। और वर्तमान में भारत के सीएजी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अर्थात 2,50,000 रुपए प्रति माह वेतन प्लस अन्य भत्ते जो सीएजी के लिए निर्धारित किए गए हो वो प्राप्त होते। और भारत के सीएजी के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते, मतलब भारत के सीएजी को दिए जाने वाले जो वेतन भत्ते हैं वह भारत की संचित निधि अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से दिए जाते। एक तथ्य और बच्चों आपको यहां पर याद रखना है कि अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा फिर वह कोई सरकारी पद धारण नहीं कर सकेगा, यह उसके ऊपर एक प्रतिबंध लगा है। तो जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर यह प्रतिबंध होता है कि वह भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में वकालत नहीं कर सकेगा, बिल्कुल उसी प्रकार से सीएजी पर भी एक प्रतिबंध लगाया गया कि अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात सीएजी कहीं पर भारत में सरकारी पद को धारण नहीं कर सकेगा। तो यही है इनके वेतन भत्तों के प्रावधान। चलिए अब चर्चा करते हैं सीएजी के प्रमुख कार्यों के संबंध में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीएजी भारत का सबसे बड़ा ऑडिट करने वाला ऑडिटर जनरल होता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं उसके सारे के सारे कार्य ऑडिट से ही जुड़े हुए होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, भारत की संचित निधि पर भारित या राज्य की संचित निधि पर भारित जितने भी व्यय हैं उन सब का निरीक्षण सीएजी द्वारा किया जाए। मतलब सीएजी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट इनमें से जितना भी खर्चा होता है उन सभी का निरीक्षण करेगा। नेक्स्ट है यहां पर केंद्र और राज्य सरकार की आकस्मिकता निधि पर जो भारित खर्चे होते उनका निरीक्षण भी सीएजी करेगा। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट के अलावा कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया और स्टेट में से अगर कोई खर्चे दिए जा रहे, किसी को कोई मुआवजा देने की घोषणा की है, चाहे केंद्र ने की हो चाहे राज्य ने, उन सभी का निरीक्षण सीएजी के द्वारा किया जाए। इसके साथ ही साथ सरकार के सभी विभागों की जमा पूंजी की जांच करने का कार्य भी सीएजी द्वारा किया जाए। तो जितने भी सरकारी विभाग होते उनमें जो भी जमा पूंजी होती उन सभी की जांच सीएजी के द्वारा की जाए। इसके साथ ही साथ बच्चों यहां पर जितनी भी सरकारी कंपनियां होती है उन सरकारी कंपनियों के व्ययों की जांच भी सीएजी के द्वारा ही की जाती। और अगर किसी कानून में ऐसा प्रावधान वर्णित किया गया हो तो जितने भी सरकारी निगम होते हैं उनके व्ययों की जांच भी सीएजी के द्वारा ही की जाती है। मतलब जितने भी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस होते हैं वो जिस अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट किए गए, अगर उसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान वर्णित हो तो फिर इस दशा में उन गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस के जितने भी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी जांच करने का काम कौन करता है? ये काम सीएजी करता है। तो यही इसके प्रमुख कार्य है। पहला है भारत और राज्य के संचित निधि के व्ययों की जांच, भारत और राज्य की आकस्मिकता निधि के व्ययों की जांच, सभी सरकारी विभागों की जमा पूंजी की जांच, सभी सरकारी कंपनियों के व्ययों की जांच और यदि किसी कानून में ऐसा प्रावधान वर्णित हो तो सभी सरकारी निगमों के व्ययों की जांच। चलिए अब बात करते हैं सीएजी के प्रमुख कर्तव्यों के संबंध। तो यहां पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति सामान्य तौर पर सरकारी अकाउंट्स की ऑडिटिंग के लिए की गई। इसके संबंध में कुछ पर्टिकुलर कर्तव्य भी संविधान में वर्णित किए गए। सबसे पहली तथ्य यहां पर ध्यान रखिए, केंद्र सरकार के लेखों के संबंध में सीएजी राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है। मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करा, उसके बाद अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट वह केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। और यही कार्य वह राज्य में भी करता है। राज्य सरकार के लेखों की ऑडिट करने के बाद वह इनकी रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। अब अभी आप यहां पर ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने आपसे ये बताया था कि राज्यों में एक अकाउंटेंट जनरल होता है। बिल्कुल, राज्यों में सीएजी के अंडर कंट्रोल में काम करने वाला, उसकी सहायता करने वाला अकाउंटेंट जनरल होता है, लेकिन राज्य सरकारों के सरकारी अकाउंट्स की ऑडिटिंग भी सीएजी के नाम से ही की जाती है। या ऐसा कहा जा सकता है कि अकाउंटेंट जनरल द्वारा ऑडिट करके जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो सीएजी ही उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो यहां पर राज्य सरकार के सरकारी व्ययों का जो ऑडिटिंग है वो सीएजी करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही साथ केंद्र और राज्य के द्वारा अकाउंट्स को किस फॉर्मेट में रखना चाहिए, इस लेखों का प्रारूप क्या होगा, इसके संबंध में वह राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। तो बात हम यहां पर सीएजी के कर्तव्यों की कर रहे हैं, इसलिए यहां पर राष्ट्रपति को लेखों के प्रारूप के संबंध में सलाह देना भी सीएजी का एक कर्तव्य।
इसके साथ ही साथ बच्चों सीएजी को संसद का एजेंट माना जाता है, मतलब वो उसका अभिकर्ता होता है और इसीलिए सीएजी संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। अभी आप यहां पर थोड़ी देर में मैं आपको एक जानकारी दूंगा जो कि लोक लेखा समिति ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में, और उस कमेटी के बेसिस पर यहां पर हम यह कह सकते हैं कि सीएजी संसद का एजेंट होता है और वह संसद के प्रति ही जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा बच्चों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदान की गई। जो कि सामान्यतम आयोगों के संबंध में पढ़ते हैं, वे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां सीएजी को भी प्रदान की गई। और इसके अतिरिक्त सीएजी के पास वे शक्तियां होंगी या उनके वे कर्तव्य होंगे जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्ति और सेवा शर्त अधिनियम 1971 में वर्णित किया गया। तो 1971 में भारत की संसद द्वारा पर्टिकुलर सीएजी के कर्तव्यों, उसकी शक्तियों के संबंध में एक अधिनियम पारित किया गया और 1971 के उस अधिनियम में जिन कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया उन्हीं का पालन सीएजी द्वारा किया जाता है। तो यही है सीएजी के प्रमुख कर्तव्य। बच्चों, ये है भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पिक्चर, जिनका नाम था वी नरहरि राव। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वी नरहरि राव आजादी के बाद भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए और इसलिए हम इन्हें भारत का पहला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो भारत के पहले सीएजी हुए वी नरहरि राव, जबकि यदि हम वर्तमान सीएजी की बात करें तो भारत के वर्तमान सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनकी नियुक्ति 2020 में ही की गई और ये भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। तो यही है बच्चों सीएजी अर्थात नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान। बच्चों, यहां पर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन लोक लेखा समिति की भी करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, संसद की समितियों में एक लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती। पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन संसद के द्वारा किया गया है, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। दरअसल सीएजी द्वारा जो भी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, राष्ट्रपति उसे संसद में पेश करते हैं और संसद उस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को भेजते हैं। लोक लेखा समिति उस रिपोर्ट को सीएजी द्वारा प्रस्तुत की गई उस रिपोर्ट को सरलीकृत करते हैं, सरल भाषा में करते हैं और अपने निष्कर्ष संसद में पुनः प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र, गाइड और फिलोसोफर भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सीएजी को या लोक लेखा समिति के लिए किसे नियंत्रक, गाइड अथवा फिलोसोफर कहा जाता है, तो उसका जवाब होगा सीएजी। यही है बच्चों अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक वर्णित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान। बच्चों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की इन डिटेल डिस्कशन के बाद अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वाला पोर्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और भारतीय संविधान के भाग 5 में जिसे वर्णित किया गया है उस सीएजी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए बात करते हैं सीएजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमने अनुच्छेद 148 में इसके बारे में प्रावधान पढ़े बच्चों। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है यहां पर राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर देखिए बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का तो खैर कोई कॉलम है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्ति के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान यहां नहीं। कंफ्यूज करने के लिए हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, क्योंकि सामान्य तौर पर हम ये मानकर चलते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो केवल नाम मात्र का प्रधान है, जबकि वास्तविक प्रधान है प्रधानमंत्री। लेकिन आप ये सभी जानते होंगे कि नाम मात्र के प्रधान के नाम से ही, या ऐसा कहा जा सकता है कि उसकी सिग्नेचर अथॉरिटी से ही भारत में किसी भी संवैधानिक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। और बात अगर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाए तो उसकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी और यह प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में वर्णित। आर्टिकल 148 कहता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि यह नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल नंबर 148 में किया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सीएजी से रिलेटेड प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित है, लेकिन अगर नियुक्ति संबंधी प्रावधान की बात की जाए तो
तो नियुक्ति संबंधी प्रावधान पर्टिकुलरली आर्टिकल नंबर 148 में वर्णित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर पूछा जा रहा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन से यहां पर 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या निर्धारित नहीं है। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 6 वर्ष। जी हां, ध्यान दीजिएगा बच्चों, संविधान में सामान्यतः हम जितने भी संवैधानिक अधिकारियों के बारे में प्रावधान पढ़ते हैं उनमें से मैक्सिमम का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन बात अगर सीएजी की जाए, मींस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जाए, तो इनका कार्यकाल है 6 वर्ष। तो आपको यहां पर यह तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखना है। और बात अगर कार्यकाल की हो रही तो ध्यान रखिए, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत के सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अपने पद से किस रीति के माध्यम से हटाया जाता है, मतलब उन्हें पद से हटाने की कौन सी प्रोसीजर या ऐसा कहा जा सकता है कौन सा मैनर यहां पर फॉलो किया जाएगा। ऑप्शन से यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपनी पोस्ट से रिमूव करने के लिए संविधान में वर्णित है। दूसरा क्वेश्चन कहा है जो हाई कोर्ट के जज को अपनी पोस्ट से रिमूव करने के लिए संविधान में वर्णित है। तीसरा ऑप्शन है जो राष्ट्रपति को अपनी पोस्ट से रिमूव करने के लिए संविधान में वर्णित है। या चौथा कहा गया जो प्रधानमंत्री को अपनी पोस्ट से रिमूव करने के लिए संविधान में वर्णित है। बताइए क्या होगा बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने पद से हटाने के लिए संविधान में वर्णित किया गया उसी आधार पर भारत के सीएजी को भी अपने पद से हटाया। अब बच्चों यहां पर आपको एक तथ्य पे ध्यान देना, यहां पर उन्होंने केवल यह मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के माध्यम से यहां पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी अपने पद से हटाया जाएगा। यहां पर एक और चीज ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम हाई कोर्ट वाले चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये कहा गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाने की रीति वही होगी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित की गई। मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज दोनों को अपनी पोस्ट से रिमूव करने का प्रोसीजर तो एक ही है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली इसका सही आंसर देखें तो फिर ऑप्शन नंबर बी की जगह ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि अगर प्रोसीजर की बात की जाए तो प्रैक्टिकल प्रोसीजर चाहे सीएजी को हटाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जज को हटाना हो या चाहे हाई कोर्ट जज को हटाना, सबके लिए एक है। लेकिन बात अगर यहां पर अनुच्छेद के अनुसार सही आंसर की जाए तो फिर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कौन सी है वो प्रोसीजर जिस प्रोसीजर के माध्यम से इन्हें अपने पद से हटाया जाए। तो ध्यान दीजिए, आर्टिकल नंबर 124 में जिस प्रोसीजर की बात यहां पर की गई है उस प्रोसीजर की चर्चा करने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपनी पोस्ट से हटाने के आधार संविधान में क्या है। और संविधान ये कहता है साबित कदाचार और असमर्थता मींस प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। साबित कदाचार का मतलब है भ्रष्टाचार वगैरह साबित हो जाना, प्रूफ हो जाना, केवल इल्जाम लगने की बात नहीं हो रही बच्चों। और कदाचार के बाद दूसरा जो असमर्थता आधार दिया है उसका अर्थ होता है शारीरिक या मानसिक रूप से दुर्बलता, इस कारण से वो अपने पद के कर्तव्यों का पालन न कर पा रहा हो तो उन्हें अपने पद से हटाया जा सके। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर ये वे आधार हैं जो आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने पद से रिमूव करने के लिए बताया, और यही आधार हाई कोर्ट के जज को अपने पद से हटाने के लिए भी वर्णित है। और भारतीय संविधान के सीएजी के संबंध में भी यही आधार वर्णित किए गए। तो ये हैं वे आधार जिन आधारों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अपने पद से हटाया जा सकता है। अब देखते हैं क्या है वो प्रक्रिया जो आर्टिकल नंबर 124 में बताई। अगर हम यहां पर उस प्रक्रिया की बात करें तो ध्यान दीजिए बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को या सीएजी को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी प्रारंभ हो सकती है। मान लीजिए यह प्रक्रिया लोकसभा में प्रारंभ हुई तो प्रोसीजर में थोड़ा डिफरेंस आएगा, और अगर यह प्रक्रिया राज्यसभा में प्रारंभ हुई तो भी प्रोसीजर में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। देखते हैं क्या है दोनों का अंतर और दोनों में से प्रक्रिया कैसे इनिशिएट हो सकती है। तो यहां पर लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी एक प्रस्ताव लाकर सीएजी को अपनी पोस्ट से रिमूव करने की बात कही जाएगी। जब यह प्रस्ताव लाया जाएगा और अगर यह प्रस्ताव मान लीजिए लोकसभा में आता है तो कम से कम 100 लोकसभा के सदस्यों के हस्ताक्षर ऐसे मोशन पर होना जरूरी, मींस कम से कम लोकसभा के 100 सदस्य ऐसा प्रस्ताव लेकर आए जिसके माध्यम से यह कहा जाए कि सीएजी को अपनी पोस्ट से हटाना।
जब यहां पर ऐसा प्रस्ताव लेकर आएंगे उसके बाद वह प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर ऑफ लोकसभा को सौंपा जाए और लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो उसे स्वीकार कर सकता है और चाहे तो उसे अस्वीकार भी कर सकता है। मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष ने उसे अस्वीकार कर दिया तो यहां पर फिर वह मोशन खत्म हो जाएगा, अगली बार वह प्रस्ताव वापस लेकर आना पड़ेगा। अब यदि लोकसभा का अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो फिर क्या हो? यहां पर जब लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह एक 3 सदस्यों की समिति का गठन करेगा। क्यों? ये 3 सदस्यों की समिति उन आरोपों की जांच करेगी बच्चों जो आरोप लगाए गए हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। मतलब यहां पर जिस आधार पर उन्हें पद से हटाना है क्या वे आधार वास्तव में मौजूद हैं? इन आधारों की उन आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाए। यहां पर ये 3 सदस्यों की समिति में कौन कौन सम्मिलित होगा? तो यहां पर 3 सदस्यों की समिति का एक सदस्य होगा भारत का सिटिंग सीजेआई मींस भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। दूसरा मेंबर जो कमेटी का होगा वो होगा किसी भी एक राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा मेंबर होगा एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट मतलब विधि का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जिसे आप आम अर्थों में पारंगत विधिवेत्ता भी कह सकते हैं। तो इन 3 सदस्यों की समिति के द्वारा उन आरोपों की जांच की जाएगी जो आरोप लगाए गए हैं भारत के सीएजी के ऊपर और अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं उसके बाद में यह जो आरोपों की चार्जशीट आप आम अर्थों में कह सकते हैं यह प्रस्तुत की जाएगी लोकसभा के सदस्यों के समक्ष। ध्यान दीजिए बच्चों थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि आप एक बार अगर इसे समझ जाएं तो आपको ये प्रोसीजर हर जगह ध्यान रहेगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने पद से हटाना हो, चाहे फिर वह हाई कोर्ट के जज को अपने पद से हटाना हो, चाहे यूपीएससी के चेयरपर्सन और अपने मेंबर्स को उनके पद से हटाना हो या फिर सीएजी को अपने पद से हटाना। तो मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगर यह प्रक्रिया लोकसभा में शुरू हुई तो कम से कम 100 लोकसभा के सदस्यों के हस्ताक्षर ऐसे प्रस्ताव पर किए जाएंगे। उसके बाद वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा के स्पीकर अर्थात अध्यक्ष को। स्पीकर उसे स्वीकार या अस्वीकार कुछ भी कर सकते हैं। अगर स्पीकर के द्वारा उसे स्वीकार किया गया तो फिर एक 3 सदस्यों की समिति का गठन किया जाएगा उन आरोपों की जांच करने के लिए जो आरोप लगाए गए हैं। उन 3 सदस्यों की समिति में होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। दूसरा मेंबर जो वहां पर होगा वो होगा किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा मेंबर वहां पर होगा बच्चों लॉ का कोई भी पारंगत जिसे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कहा। इन 3 सदस्यों की समिति द्वारा आरोपों की जांच करके अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की जाए। लोकसभा में जब यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिससे यह सिद्ध होता है कि सीएजी के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वास्तव में वह उन अपराधों का दोषी, तो फिर यहां पर लोकसभा में उस पर वोटिंग होगी और जब विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास हो जाएगा तो यह प्रस्ताव चला जाएगा अनादर हाउस मतलब राज्यसभा। राज्यसभा में ध्यान दीजिए वापस से किसी कमेटी का कोई गठन नहीं होगा लेकिन वोटिंग वहां पर भी होगी। राज्यसभा में भी जब विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा तो इस आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अपने पद से हटा दिया। तो ध्यान दीजिए बच्चों यहां पर सीएजी की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति कर रहा है और सीएजी को अपने पद से मुक्त भी भारत का राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन इतनी आसान प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें अपने पद से नहीं हटाया जाएगा। यहां पर प्रक्रिया मैंने आपसे बताई लोकसभा के लिए अलग है और राज्यसभा की मैं भी आपको बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अगर राज्यसभा में यह प्रस्ताव प्रारंभ हो तो क्या हो। तो याद रखिएगा बच्चों अगर मान लीजिए सीएजी को या सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट जज को अपने पद से हटाने का प्रस्ताव भारत के राज्यसभा में इनिशिएट हुआ मींस प्रारंभ हुआ तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर ऐसे प्रस्ताव पर होना आवश्यक। हमने अभी लोकसभा में क्या देखा बच्चों, लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर ऐसे प्रस्ताव पर आवश्यक है जबकि राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के माध्यम से यह प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती। तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा जब यह प्रस्ताव लाया जाएगा तो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा राज्यसभा के सभापति को मींस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
बाकी प्रक्रिया ऑलमोस्ट सेम है। सभापति अगर चाहें तो वह उस प्रस्ताव को खारिज भी कर सकते हैं या स्वीकार भी कर सकते हैं। अगर सभापति के द्वारा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति में होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। दूसरा मेंबर जो समिति का होगा वो होगा किसी एक राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा मेंबर होगा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, मतलब विधि का पारंगत। इन 3 सदस्यों के द्वारा उन आरोपों की जांच की जाएगी और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट वे सबमिट करेंगे राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि ये प्रस्ताव, अभी हम प्रक्रिया जो बात कर रहे हैं, वह राज्यसभा में प्रारंभ हुआ था। राज्यसभा में जब यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी उसके बाद राज्यसभा में उस पर वोटिंग होगी और 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत जिसे हम कहते हैं, वहां से राज्यसभा से यह प्रस्ताव पास हो जाता है और उसके बाद यह प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में। फिर वही लोकसभा में कोई समिति का गठन नहीं होगा जब प्रक्रिया राज्यसभा में प्रारंभ हुई है, क्योंकि एक बार आरोपों की जांच हो चुकी है, आरोप साबित हो चुके। इसके बाद में राज्यसभा से जब वह पास होने के बाद लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा में उस मोशन पर, उस प्रस्ताव पर फिर से वोटिंग होगी और 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत से लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा सीएजी को अपनी पोस्ट से हटा दिया जाए। तो यह है वो प्रक्रिया बच्चों, जो चाहे सीएजी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे यूपीएससी के चेयरपर्सन मेंबर्स हो, उनको अपने पद से हटाने के लिए संविधान में वर्णित की गई। अब यहां पर एक सवाल जो हमारे दिमाग में उठ रहा है वो ये हो सकता है कि मान लीजिए एक हाउस से पास हो गया और दूसरे हाउस से पास नहीं हुआ। मतलब फॉर एन एग्जांपल, राज्यसभा ने सीएजी को हटाने का जो प्रस्ताव था वो प्रारंभ किया, 3 सदस्यों की समिति का गठन भी हो गया, समिति के द्वारा यहां पर आरोप भी साबित हो गए और राज्यसभा से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित भी हो गया, और जब वह लोकसभा में गया तो लोकसभा से वह पास नहीं हो पाया। तो क्या ऐसी परिस्थिति में सीएजी या कोई भी अन्य अधिकारी जिनके लिए प्रक्रिया बताई गई वह अपने पद से हटेगा? जवाब है नहीं, दोनों हाउसेस से इसका पास होना आवश्यक। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में उठ सकता है वो ये कि क्या ऐसी परिस्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं? मेरा मतलब है यहां पर जब कोई बिल पास नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं जिसके माध्यम से उस बिल को पास करने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर जबकि एक हाउस से सीएजी को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ लेकिन दूसरे हाउस से नहीं हो पाया, तो क्या ऐसी परिस्थिति में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकेगा? जवाब है नहीं। याद रखिएगा, किसी भी परिस्थिति में यहां पर सीएजी या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को अपनी पोस्ट से रिमूव करने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों से इंडिविजुअली मीन सेपरेटली पास होना जरूरी। ऐसी परिस्थिति में कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकेगा इसे पास करने के लिए। तो यही है बच्चों हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने पद से हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का वर्णन और जिन आधारों का वर्णन किया गया, उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों के माध्यम से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी अपने पद से हटाया जाएगा। चलिए बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में यहां पर यह पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? ऑप्शन है यहां पर विनोद राय, शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि या गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर डी अर्थात गिरीश चंद्र मुर्मू। जी हां, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू कार्यरत और 2020 में ही गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है भारत के सीएजी के रूप में। भारत में गिरीश चंद्र मुर्मू जी के पहले राजीव महर्षि जो थे वो थे भारत के सीएजी के रूप में कार्यरत, लेकिन 2020 में उनका कार्यकाल संपूर्ण होने के बाद यहां पर गिरीश चंद्र मुर्मू जी को नियुक्त किया गया भारत के सीएजी के रूप में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है कि सीएजी का वेतन निम्न में से किसके समान होता? ऑप्शन से यहां पर प्रधानमंत्री के, सुप्रीम कोर्ट के जज के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के या चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब यहां पर 2 ऑप्शंस ऐसे हैं बच्चों जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी में यहां पर कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट और ऑप्शन नंबर सी में यहां कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस के इक्विवेलेंट। क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर।
ध्यान दीजिए, अगर हम सीएजी की बात करें तो सीएजी के सैलरी अलाउंसेस भी भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची अर्थात सेकंड शेड्यूल में ही वर्णित किए गए। और बात अगर सेकंड शेड्यूल की जाए तो सेकंड शेड्यूल में कुल 5 भाग हैं। भाग ए बी सी डी ई ऐसे 5 भागों में से भाग नंबर ई बताता है सीएजी की सैलरी अलाउंसेस की बात, जबकि भाग डी में भारत के सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट्स के जजेस की सैलरी अलाउंस वर्णित किए गए। तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर मैंने आपसे बताया सीएजी की सैलरी अलाउंस भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, और ऑप्शन में जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है अगर आप इसे लगाएंगे तो ये गलत है, क्योंकि अगर हम यहां पर बात दूसरी अनुसूची की करें तो दूसरी अनुसूची में सीएजी का वेतन जो बताया गया है वो 2,50,000 रुपए प्रतिमाह अभिवर्णित किया गया। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन भी 2,50,000 रुपए प्रतिमाह प्लस अदर अलाउंसेस यहां पर वर्णित की, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए प्रतिमाह होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सीएजी की सैलरी किसके बराबर है? सीएजी की सैलरी अलाउंसेस है भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न बच्चों यहां पर पूछा जा रहा है कि सीएजी को जो वेतन के बाद पेंशन दी जाती है वो निम्न में से किस अकाउंट से दी जाती है? ऑप्शन से यहां पर भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, या राज्य की आकस्मिकता निधि से। कोई डाउट नहीं है बच्चों, यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। क्योंकि जितने भी केंद्रीय अधिकारियों की बात की जाए उन सभी केंद्रीय अधिकारियों को दी जाने वाले वेतन भत्ते भारत की संचित निधि में से ही दिए जाते। याद रखिए, अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज का सवाल होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाने वाले सैलरी अलाउंसेस प्लस पेंशन भी भारत की संचित निधि पर ही भारित होते। और अभी हमने देखा कि सीएजी की सैलरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, इसलिए उसका सैलरी अलाउंस भी किसके बराबर होगा? उसका सैलरी अलाउंस भी बराबर होगा भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, और दोनों ही भारत की संचित निधि में से दिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। अगले प्रश्न में यहां पर यह पूछा जा रहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिटायरमेंट एज अर्थात सेवानिवृत्ति की आयु क्या? ऑप्शन से यहां पर 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 ईयर्स या 67 ईयर्स। और क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी अर्थात 65 ईयर्स, 65 वर्ष। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था बच्चों जहां पर हमने ये कहा था कि सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जिसका सही जवाब मैंने आपसे बताया था 6 वर्ष। तो यहां पर याद रखिएगा कि भारत में सीएजी का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्व हो तब तक के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर सीएजी के कार्यकाल के संबंध में या सीएजी की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। और यहां पर यह वर्णित किया गया है कि सीएजी की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, जबकि सीएजी का कार्यकाल है 6 वर्ष। इनमें से जो भी पूर्व हो तब तक वह अपने पद को धारण करेंगे। चलिए करते हैं अगले प्रश्न की बात। अगले प्रश्न बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस न्यायालय की शक्तियां भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को प्राप्त? ऑप्शन से यहां पर राजस्व न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, सिविल न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सिविल न्यायालय। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने आपसे बताया कि सामान्यतः सभी आयोगों को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई। हाँ, कुछ अपवाद भी हैं जिन आयोगों को आपराधिक न्यायालय की शक्तियां भी है, लेकिन बात अगर किसी संवैधानिक आयोग या संवैधानिक संस्था की जाए तो उन्हें सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदान की गई। और सिविल न्यायालय की वे कौन सी शक्तियां हैं जो प्रदान की गई हैं सीएजी को, उसके संबंध में आप यहां पर कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को समन जारी करके स्वयं के समक्ष हाजिर होने के लिए विवश करना, दस्तावेजों की परीक्षा करना, यहां पर किसी भी व्यक्ति के शपथ पत्र पर बयान लेना, उसे बयान दिलाने के पहले उसे शपथ दिलवाना, या अगर कोई ऐसा साक्षी है जो न्यायालय तक नहीं आ सकता तो ऐसे साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना। और मैंने आपको ये सारी की सारी सिविल न्यायालय की शक्तियां डिटेल में अभी डिस्कस आपसे की, तो यहां पर यही है इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? अभी हमने देखा वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो वर्तमान में भारत के सीएजी के रूप में कार्यरत है,
लेकिन अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया यानी भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे। ऑप्शन है यहां पर ए के चंद्रा, शशिकांत शर्मा, राजीव महर्षि या नरहरि राव। और इस प्रश्न का सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी अर्थात नरहरि राव। जी हां, 1948 में जब सीएजी के पद का नियुक्ति की गई तो यहां पर नरहरि राव को सीएजी के रूप में नियुक्त किया गया और 6 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल इन्होंने पूरा किया और 1954 में अपने पद से ये सेवानिवृत्त हुए। तो यहां पर श्री वी नरहरि राव भारत के पहले सीएजी थे जिनका कार्यकाल 1948 से 1954 तक रहा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न बच्चों यहां पर यह बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है सीएजी को अपने पद से हटाने के संबंध में, और वही ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी हमने यहां पर सीएजी को अपने पद से हटाने की क्या प्रक्रिया वो सारी की सारी चर्चा करी। अब यहां पर वो कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो सीएजी को अपने पद से हटाने के संबंध में है सही है, तो वही हमें यहां पर देखना। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सीएजी को अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। क्या ये ऑप्शन सही है? हाँ, कहीं ना कहीं सही तो है कि सीएजी को अपने पद से राष्ट्रपति ही हटाता है। मैंने आपसे बताया सीएजी को अपने पद पर नियुक्त भी भारत का राष्ट्रपति करता है और उन्हें अपने पद से भी भारत का राष्ट्रपति ही हटाता। सेकंड ऑप्शन है महालेखा परीक्षक को अपने पद से संसद द्वारा हटाया था। क्या यह ऑप्शन सही? कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी सही है क्योंकि संसद, लोकसभा, राज्यसभा में ही ऐसा प्रस्ताव आता है और इसी के आधार पर उन्हें अपने पद से हटाया जाता है। तो यहां पर तो दो सही मिल गए, लेकिन क्वेश्चन में कहा है जो सर्वाधिक उपयुक्त है मींस मोस्ट एप्रोप्रिएट राइट है वो आपको चुनना। तीसरा ऑप्शन है संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के पश्चात राष्ट्रपति महालेखा परीक्षक को अपने पद से हटा सकता है। क्या यह सही है? यहां तक है यही मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है क्योंकि जब संसद में प्रस्ताव पारित होता है, चाहे लोकसभा में स्टार्ट हो चाहे राज्यसभा में, वहां से वह प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति सीएजी को अपने पद से हटाता है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यही होगा। लेकिन एक बार हम ऑप्शन नंबर डी भी रीड करें। ऑप्शन नंबर डी है संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद सुप्रीम कोर्ट सीएजी को अपने पद से हटाता है, जो टोटली गलत है क्योंकि सीएजी को अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अपने पद से जो जांच, जो प्रस्ताव संसद से पारित होता है उसके बाद ही हटाया जाता है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब। तो बच्चों यहां पर यही है वो क्वेश्चंस जो कि सीएजी के संबंध में हमने सॉल्व किए। इनमें से कई प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कई ऐसे हैं जो वापस पूछे जाने की संभावना। तो यहां पर बच्चों सीएजी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थे उसके महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न।